नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, इसकी तमाम वजहें हैं और इन वजहों के बीच में कहा यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कोट अनकोट खतरे में है और उसकी डोर अखिलेश यादव के हाथ में पहुंच गई है। कैसे, क्यों, तमाम बातों का जिक्र अपने शो में करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठकार हमारे साथ है। संजीव जी, जब हम ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में है और डोर अखिलेश यादव के हाथ में है, तो असल में परिस्थितियां बन क्या रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बताइए जरा। देखिए, अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका जो हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जो काम पहले ये दूसरे दलों के साथ करते थे, यानी कि बीजेपी के लोग, वो उनके दल के भीतर हो गया। एक कटाक्ष था और आपसी द्वंद्व में उत्तर प्रदेश की जनता को छोड़ दिया गया है। ये शब्द जो है दरअसल एक आत्मविश्वास के द्योतक हैं। वो आत्मविश्वास जो डिफेंड करने से ज़्यादा अब ऑफेंसिव पर उनके बयानों को ला रहा है। अब वो अटैक कर रहे हैं। पहले वो भारतीय जनता पार्टी की कही गई बातों को डिफेंड करते थे, जवाब देते थे। आज इन बातों में ऑफेंस नज़र आ रहा है और ये स्थिति आई है अगर, तो वो लोकसभा चुनाव के नतीजों की वजह से आई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जो तय कर गए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले दोनों परफॉर्मेंसेस से बहुत नीचे चली आती है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 80 में से 43 सीटें ले लेता है, जो कि चुनाव के पहले हम और आप भी बात नहीं कर पाए थे। अकल्पनीय लोगों को लग रहा था। तो ये आत्मविश्वास आज की तारीख में जो अखिलेश यादव के पास है वो इस बात से भी है कि आप देख लीजिए, पिछले 3 दिनों में कोई शायद ही भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने विपक्ष पर वहां हमला बोला है। बस एक ट्वीट मैंने देखा है केशव प्रसाद मौर्य का कि भाई आप चिंता ना करें, हम मजबूत होने जा रहे हैं। और वो ट्वीट भी ऐसा लगता है कि करवा दिया गया है या कुछ परिस्थिति बस किया गया है। कोई भी अटैक अखिलेश यादव पर नहीं है, आपस में ही चल रहे हैं। निषाद पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि भाई आप अगर बुलडोजर चलाएंगे तो वोट कैसे पाएंगे। वो विधायक बदलापुर वाले रमेश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि बड़ी स्थिति खराब है, 2027 नहीं जीत पाएंगे। उप मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं कि साहब ऐसा है कि सरकार से बड़ा है संगठन। मतलब जैसे कि बाकी लोगों को पता ही नहीं है ये बात है। और उसी सरकार में है वो, और उसी सरकार में खुद हैं वो। तो सवाल ये उठता है कि अब इन परिस्थितियों के बीच एक उपचुनाव होना है और वो उपचुनाव 10 सीटों का है। आज योगी जी ने एक बैठक की और मंत्रियों को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं कि आपको अपने क्षेत्र में जाना है और इस तरह से काम करना है, उस तरह से काम करना है। सवाल ये है कि लोकसभा से लेकर अभी तक में क्या बदल गया है कि वोटर का मूड मिजाज जो है वो इतना चेंज हो जाएगा कि ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इन उपचुनाव में वो नतीजे जो हैं उसकी झलक यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी। मतलब इन उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ बयां करेंगे और मायने रखेंगे। इसमें अगर पूरी सीटों पर जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो योगी जी की चेयर जो है, जो कुर्सी है, वो मजबूत कही जाएगी। हालांकि 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की ही हैं जिन उपचुनाव हो रहा है। तो अगर 50-50 रहा तो असमंजस में रहेंगे और अगर और ज़्यादा हारे, 6, 7, 8 तक पहुंच गए अगर, तो फिर क्या स्थिति बनेगी। मतलब पार्टी के अंदर जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो बैठकों से भी भाग रहे हैं। योगी जी बैठक बुलाते हैं तो पहुंचते नहीं हैं, तो स्थिति थोड़ी डगमगा जाएगी फिर तो। जहाँ इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कुर्सी है योगी जी की, उसकी डोर जो है वो अखिलेश यादव के हाथ में आ चुकी है। वो इस तरह से कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं
सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के विरोधी हैं वो सांसें थाम कर बैठे हुए हैं उस दिन के लिए। क्या नतीजे आते हैं? नेतृत्व में उनके जो विरोधी हैं और जो राज्य स्तर पर विरोधी हैं। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व में सब उनके समर्थक ही हैं, शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग भी उनके विरोधी हैं, और जो राज्य स्तर पर हैं वो तो छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि हम विरोधी हैं इनके। जो हार गए वो कह रहे हैं कि साहब इनका जो वर्किंग स्टाइल है उसमें हम हारेंगे नहीं तो और क्या होगा। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि भाई हमें अधिकारियों ने हरवा दिया, तो क्या अधिकारी आपको जितवा देते? भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, तो क्या आपको जितवा देते वो? भाई ये अधिकारियों ने हरवा दिया का क्या मतलब होता है? इसी प्रकार की बातें। और जब जीत रहे थे तो जितवा दिया था, तो जितवा दिया था क्या? ये तो ईवीएम वाला हाल हो गया। हाँ, तो ये सारा जो प्रकल्प है ये दरअसल इस बात की ओर इशारा करता है कि उस निर्णय के आलोक में कुछ फैसले होंगे जो उपचुनाव के निर्णय होने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा 10 के 10 सीटें अगर आ जाती हैं मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर देखिए क्या करते हैं योगी जी। डंका बच जाएगा। अरे 2-3 तो ऐसे ही कैबिनेट से गिर जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये जो निषाद वगैरह बोल रहे हैं, अपने पुत्र को तो जिता नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़े थे खलीलाबाद से, हार गए। राजभर जी वो भी नहीं जिता पाए। घोसी से अपने बेटे को अपनी टिकट पर नहीं जिता पाए। तो जो अपने पुत्र को नहीं जिता पा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की क्या मदद करेगा? और ऐसे बैगेजेस को ढोना कितना उचित होगा, ये योगी जी के करीबी खेमे के लोग बताते हैं, आपस में चर्चाएं होती हैं। तो जाहिर है कि ये जो बयानबाजी हो रही है, अगर वो 10 में 10 जीतते हैं, 10 में 9 जीतते हैं, तो फिर आप देख लीजिए क्या होने जा रहा है। पहले तो यहाँ लड़ाई तो नजर बाद में विपक्ष से आएगी नजर, यहाँ तो अपनों से ही पहले लड़ाई नजर आ रही है कि हम 10 जीतते हैं तो देखिए हम कितना मजबूत है, अगर जीतते हैं तो हमारी ताकत बढ़ेगी और अगर हारते हैं तो हमारी ताकत गिरेगी। यहाँ लड़ाई जो इलेक्शन से, लोकसभा चुनाव से पहले नजर आ रही थी, इंडिया वर्सेस एनडीए, वो अब एनडीए के अंदर ही आपस में अंतर्द्वंद, और एनडीए तो छोड़िए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इस तरह की खींचतान नजर आ रही है जो जिसके बारे में कल्पना शायद हम लोगों ने नहीं किया था। अब देखिए, एक तो ये हो गया कि ये सहयोगी एनडीए की बात कि ये ऐसे सहयोगियों को दरकिनार करेंगे। दूसरा है कैबिनेट। अब कैबिनेट में कुछ है रिक्तियां, पीडब्ल्यूडी सबसे अहम। भाई पीडब्ल्यूडी इतना अहम क्यों है? आखिर सब मंत्रालय तो मंत्रालय ही है, ये मक्खन मंत्रालय है। तो कुछ लोग जो केशव मौर्य को पीडब्ल्यूडी इस बार नहीं दिया गया, और पिछली बार उनके पास पीडब्ल्यूडी था, और जैसा कि आप उसे मक्खन मंत्रालय कह रहे हैं, तो वो जो टीस है उससे भी जोड़ करके इस बगावत को देखते हैं। मुखर होना जो है केशव प्रसाद मौर्य का, उससे भी जोड़ कर देखते हैं कि चुनाव क्या हार गए हम सिराथू में और एमएलए नहीं बन पाए, तो हमें जो है डाउन साइज कर दिया गया, ग्रामीण विकास जैसा कोई मंत्रालय दे दिया गया, हमें तो हराया गया था, हम हारे थोड़े न थे। तो इस तरह की बातें जो हैं, तो जाहिर है कि वो जो पीडब्ल्यूडी जो योगी जी ने अपने विश्वास पात्र जतिन प्रसाद को दे रखा था, जिन्हें उन्होंने एमएलसी बनाया था, वो फिर वो रिटेन करेंगे और किसी को छूने नहीं देंगे। भाई 2 ही तो मंत्रालय होते हैं राज्य में, गृह मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, उसके बाद तो बाकी बस वैसे ही हैं, मंत्री जी हैं। लेकिन ये दोनों मंत्रालय जो हैं, आप किसी की भी नकेल कर सकते हैं। कहीं भी आप जो है इस मंत्रालय का परिचय देते हैं तो समझ जाता है कि आपके राज्य कैबिनेट में क्या स्थिति है। थोड़े धन कुबेर टाइप बन जाते हैं। पर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, 10 में 10 नहीं जीतते हैं, 10 में 9 नहीं जीतते हैं, 10 में 8 भी नहीं जीत पाते, तो क्या होगा? उस स्थिति में आप देखिए चीजें फिर पलट जाती हैं ऐसे कि जो खास मंत्रालय खास लोगों के पास अपने पास रख रखी है योगी जी ने, वो मांगी जाएगी, कहा जाएगा कि दीजिए। गृह मंत्रालय भी मांगा जा सकता है,
हालांकि मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय छोड़ते नहीं है किसी भी प्रदेश के, मांग लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में माफ करें, महाराष्ट्र में ले लिया गया। कमजोर मुख्यमंत्री हैं तो देवेंद्र फडणवीस के पास है गृह मंत्रालय, लेकिन वहां गठबंधन की सरकार है। पर यहां पर अगर सहयोगी कोई और है जो मजबूत है तो वो बोलेगा दे दीजिए उसे। अगर दिल्ली से समर्थन प्राप्त है तो दे दीजिए। हो सकता है दिल्ली कहे कि हमारे आदमी को बनाओ। हो सकता है कि कई बार ब्यूरोक्रेट्स पे बड़ा भरोसा करते हैं दिल्ली वाले, किसी ब्यूरोक्रेट को तुरंत खड़ा कर दें, एमएलसी बना के इन्हें दे दो। कर सकते हैं चीजें। अभी तो समय भी है इलेक्शन में, अभी तो समय है, मतलब अभी तो एमएलसी की सीट भी खाली है। देखिए जीतन प्रसाद खाली करके गए। अभी दुर्गा शंकर मिश्रा जो हैं कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्हें इस बार एक्सटेंशन नहीं मिला है, दिल्ली के बड़े करीब रहे हैं, वो रिटायर हो लिए। क्या वो हो जाएंगे? पूरे उत्तर प्रदेश को समझते हैं। तो ये सब बातें हैं, उनसे ली जा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी केशव मौर्य फिर से चाहेंगे शांत होने के लिए, या कोई और। इतना ही नहीं, हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि भाई इनके नेतृत्व में हम जीत नहीं सकते हैं, एक दबाव बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस्तीफे के बारे में सोचने लगे। योगी आदित्यनाथ को आसानी से पुश आउट करना मुमकिन नहीं है, ये बात जान लीजिए। लेकिन अगर उनको कई शर्तों के तहत काम करने के लिए कहा जाएगा तो दिक्कतें तो उनके दिमाग में ये विचार तो कौन सकता है कि भाई ये क्या है, अगर ये है तो फिर ये सब रखिए, संभालिए। अच्छा, और हम चले गोरखपुर। ये क्या एकाएक परिस्थिति बनी है या फिर दिल्ली के इशारे पर ये परिस्थितियां बनी हैं? क्या नजर आता है? केशव प्रसाद मौर्य इस तरह से मुखर होकर संगठन बड़ा है, सरकार नहीं बड़ी है, जिस सरकार में आप उसी के लिए बोल रहे हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की चाहत उनके मन में जो पिछली बार था वो इस बार नहीं है। ये सब क्या परिस्थितियां जो बन रही हैं, दिल्ली उससे अनजान है या फिर दिल्ली के इशारे पर ही ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? क्या समझ में आता है? अच्छा चलिए, आपने ये सवाल उठाया है तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। रविवार को वो राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई लखनऊ में। उस बैठक में जेपी नड्डा जी का भी संबोधन हुआ, वो भी थे। सारे तमाम नेता उनसे वहाँ मुलाकात किए। आपने देखा अगले दिन सोमवार को वो बयान आ गया, सरकार छोटा संगठन बड़ा, मौर्य जी का। भाई ऐसा क्या हो गया? सोमवार, रविवार, सोमवार के बाद मंगलवार में कौन सी ऐसी बात रह गई कि मौर्य जी दिल्ली चले आए और यहां जेपी नड्डा जी से मुलाकात हो रही है? अभी जेपी नड्डा अभी 48 घंटे पहले तो वहीं थे। कुछ बातें हैं, कौन सी ऐसी बात बंद कमरे में होनी है? तो आप पूछ रहे हैं दिल्ली है कि नहीं इसके पीछे? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वहां नहीं हो पाई? भाई वो ना प्रदेश अध्यक्ष है आज की तारीख में, प्रदेश अध्यक्ष तो भूपेंद्र चौधरी हैं, वो भी आ गए। दिल्ली में उनसे भी मुलाकात हुई। तो सब बातें जब वहां हुई थी, केपी मौर्य वो वहां से यहां जब चले आए तो आप विशेष उनको ओहदा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और उनके बयानों के बावजूद दे रहे हैं, तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली है कि नहीं है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम की कुर्सी पर कोई और तो नहीं बैठने वाला है और उसके दावेदार क्या केशव प्रसाद मौर्य हैं या फिर कोई और है, तीसरा चेहरा? देखिए, एक लॉबी है जो बहुत स्ट्रांगली इस बात की वकालत कर रहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोई ओबीसी चेहरा नहीं देते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर तो आपको होगी दिक्कत, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला है और उस पीडीए के फॉर्मूले को बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से 43 सीटें एनडीए के इसके इंडिया गठबंधन के लिए आ गई हैं, तो ऐसा ना हो कि ये उपचुनाव में भी काम करे, ऐसा ना हो कि ये 2027 में भी काम करे। तो बात वहीं आकर रुकती है कि अगर उपचुनाव में नतीजे आ जाते हैं योगी आदित्यनाथ के फेवर में तो सब चीज़ों पर पर्दा। चलिए देखिए, लेकिन अगर जो नहीं आते हैं तो आप ये देखिएगा कि कोई नया चेहरा, उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी और वो नया चेहरा पीडीए के रैंक से आए, पिछड़ा आ जाए, दलित आ जाए। अल्पसंख्यक तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सकता है, लेकिन इन दोनों वर्गों में से तो कोई आए
आज मैंने सुना कि भाई ये भी तय हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी। अच्छा। अभी तो मुरादाबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, समाजवादी पार्टी ने वहाँ टिकट नहीं दिया मुस्लिम्स को, और वहाँ से एक हिंदू उम्मीदवार लड़ा के जिता भी लिया। अब हिंदुओं को टिकट दे रहे हैं ज़्यादातर और मुस्लिम्स को कम दे रहे हैं, पूरा वोट मुस्लिम्स का ले रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन उनको दे रहे हैं टिकटें एकदम कम से कम। जो ज़्यादा दे रही हैं बहन जी, उनकी तरफ कोई मुसलमान नहीं जा रहा है। और अब मुस्लिम्स को टिकट देंगे बीजेपी वाले, तो ये एक बौखलाहट का कह सकते हैं कि साइंस है, जो कि शुरुआती तौर पर अपीयर होने लगा है। और ऐसा लगने लगा है कि क्या करें कि वो पुरानी जो रंगत है वापस आ जाए। ये तुलना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन कई दफ़े कोई बड़े फिल्म स्टार की फिल्म जो है 2-3 लगातार फ्लॉप हो जाती है, तो वो कुछ नया करने के बारे में सोचने लग जाता है कि सारे पुराने फॉर्मूले जो घिसे पिटे हो रहे हैं, क्या किया जाए, हाँ क्या किया जाए, ऐसा क्या कर दिया जाए। तो कुछ नई बातें हो रही हैं, लेकिन असली बात तो देखिए ये है कि परफेक्ट मैच जो है अगर खेल जाते हैं इन उपचुनाव में तो ठीक, लेकिन अगर अखिलेश जीत जाते हैं, जो कि 5 सीटों पर पहले से उनकी दावेदारी, अब भाई आप देख लीजिए करहल से तो वो खुद ही हैं, खुद ही जीत के आए हैं, तो उनको तो जीतना ही पड़ेगा है। वो आप देख लीजिए कि शफीकुर रहमान बर्क, उनका इंतकाल हुआ था, तो उनके पोते अब जीत करके आए हैं, और जिस सीट से वो थे एमएलए, वो सीट खाली है कुंदर की। अवधेश प्रसाद, भाई उनकी सीट मिल्कीपुर। तो इस तरह से गिनते जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सब तो सपा का गढ़ है, और इसीलिए अखिलेश के हाथ में उनकी कुर्सी की डोर है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया कर गए अखिलेश यादव तो कुर्सी हिल जाएगी। हालांकि हार जीत बहुत मायने रखती है इलेक्शंस में नेताओं के लिए, क्योंकि मुझे याद है जब तक राहुल गांधी जीत की गारंटी नहीं बने थे कांग्रेस पार्टी के लिए, तब तक उनको बड़े हल्के में लिया जाता था। तो इसी तरह से अब जब भारतीय जनता पार्टी उस दौर में आ गई है जहां पर उसकी हार होने लगी है, तो जो नेता हैं उनकी रंगत थोड़ी फीकी पड़ ही जाती है। और जब पार्टी में ही इस तरह से सुर उठने लगे हों तो फिर जीतना बड़ा मुश्किल भी है और जीतना ज़रूरी भी है। तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए तो टफ टाइम शुरू हो गया है। 10 सीटों पर उपचुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस वो करेंगे, उसी तरह का उनका आगे राजनीतिक करियर चलने वाला है। आपको क्या लग रहा है यूपी की सियासत से जुड़ी इस बड़ी खबर पर? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।